मैं श्रीमती निशा शर्मा, बॉटनी डिपार्टमेंट, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत पेपर फर्स्ट के अंदर जो है प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंचन के बारे में आपको विस्तारित में बताऊंगी। जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस। जब हम किन्हीं दो विलयनों को परासरण विभव की तुलना की जाती है तो एक विलयन का परासरण विभव दूसरे विलयन के परासरण विभव से कम या ज़्यादा होता है या बराबर हो सकता है। जब किसी कोशिका को समपरासरणी विलयन के में जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के समान होती है में रखा जाता है तो दोनों विलयनों का परासरण विभव समान होने लगता है के कारण इनमें कोई भी परासरण क्रिया नहीं होती है तथा कोशिका के आमाप या साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन अति परासरणी विलयन के अंतर्गत रखते हैं तो इसके अंतर्गत जिससे की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक है तो इसमें वही परासरण होता है। जल के अणु बाहर की ओर गमन करते हैं, एक्स ऑस्मोसिस। इसमें वही परासरण होता है, एक्स ऑस्मोसिस होता है, जिससे जल बाहर निकलने लगता है। केंद्रीय रिक्तिका आकार में छोटी हो जाती है तथा स्फीत दाब कम होने से कोशिका द्रव्य का कोशिका भित्ति पर दबाव समाप्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप लचीली कोशिका भित्ति सिकुड़ जाती है तथा कोशिका का आयतन कम हो जाता है। इस अवस्था को सीमाकारी जीव द्रव्य कुंचन या लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। कोशिका से को यदि हम अधिक समय तक ऐसे विलयन पर रखते हैं तो जल का वही परासरण जारी रहता है जिससे जीव द्रव्य सिकुड़कर कोशिका भित्ति से पृथक होने लगता है। इस अवस्था को इनसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। जैसे कि ये एक सामान्य कोशिका है, ये इसके अंदर रिक्तिका वैक्यूल न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म। जब हम इस कोशिका को इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं तो इसके अंदर वही परासरण के कारण इसमें से जल बाहर निकलने लगता है और जल बाहर निकलने के कारण इसका जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। सारी कोशिकाएं जो है इसके अंदर जो है एक और सेंटर की ओर आ जाते हैं तो ये अवस्था हमारी इनसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। और ये अभिक्रिया तब तक होती रहती है कि कोशिका के अंदर और बाहर के विलयन का जो सांद्रता है समान नहीं हो जाए। वही परासरण की क्रिया जारी रहने से जीव द्रव्य का सिकुड़ना जारी रहता है तथा अंततः संकुचित जीव द्रव्य कोशिका के मध्य एक कोने में प्लाज्मा कलर से घिरा हुआ दिखाई देता है। यह स्थिति प्रत्यक्ष में जीव द्रव्य कुंचन एविडेंट प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। जब ये पूर्णतः इस तरह सिकुड़ जाता है तो अब ये अवस्था एविडेंट प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। एविडेंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसमें
जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को संकुचित जीवद्रव्य कोशिका भित्ति के मध्य बने स्थान से बाहरी विलयन बढ़ जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति पूर्णतः पारगम्य होती है। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका अल्पासारी विलयन में रखने पर अंत्यपरासरण क्रिया द्वारा जल कोशिका में प्रवेश करने लगता है। अब हम यदि इस कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर करते हैं, जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कोशिका को रखते हैं तो इसके अंदर जल के अणु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, अर्थात इसमें एंड ऑस्मोसिस अंतःपरासरण अभिक्रिया होती है, जिसके कारण कोशिका का जीवद्रव्य वापस से सामान्य स्थिति में आने लगता है। इस अवस्था को डीप्लाज्मोसिस कहते हैं। अंतःपरासरण द्वारा जल कोशिका में प्रवेश करता है और जिससे इसका जीवद्रव्य वापस से फैलने लगता है, कोशिका भित्ति के संपर्क में आ जाता है तथा स्फीत दाब के कारण कोशिका पुनः अपने वास्तविक आकार को ग्रहण कर लेती है। यह प्रक्रिया डीप्लाज्मोलिसिस कहलाती है। जीवद्रव्य कुंचन का क्या महत्व है? जीवद्रव्य कुंचन जीवित कोशिकाओं के द्वारा प्रदर्शित होता है, अतः यह क्रिया कोशिका के जीवित होने को प्रभावित करती है। यह क्रिया कोशिका कला की अर्ध पारगम्यता को पूर्ण पारगम्य प्रकृति को प्रदर्शित करती है। जीवद्रव्य कुंचन तथा जीवद्रव्य विकुंचन क्रमशः कोशिका में बहिःपरासरण तथा अंतःपरासरण को प्रदर्शित करते हैं। मॉस, मछली, अचार आदि को लवणन युक्त लवणन द्वारा एवं मुरब्बे को चाशनी द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि लवणन व चाशनी द्वारा जीवाणु तथा कवकों आदि को जीवद्रव्य कुंचन द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। अधिक सांद्रता के लवणों के छिड़काव द्वारा खरपतवार को जीवद्रव्य कुंचित नष्ट किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जल एवं डिफ्यूजन, प्रेशर, डिफ्यूजन। विसरण दाब न्यूनता में क्या अंतर है? प्रथम अंतर डीपीटी, इसको चूषण दाब भी कहा जाता है। डीपीडी को हम चूषण दाब भी कहते हैं। डीपीडी के आरंभ में रेनर ने चूषण दाब कहा था। से शुद्ध जल व अशुद्ध जल के अंतर को हम डीपीडी या विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। वाटर पोटेंशियल या जल विभव जल का रासायनिक विभव होता है, जो कि डीपीडी के बराबर होता है, परंतु हमेशा ऋणात्मक होता है। दूसरा अंतर विसरण दाब न्यूनता का सूचक डीपीडी होता है, जबकि जल विभव का सूचक साई डब्ल्यू होता है। तीसरा अंतर यह शुद्ध विलायक तथा विलयन के विसरण दाब के बीच का अंतर है। डीपीडी वाटर पोटेंशियल यह शुद्ध जल तथा विलयन में जल अणुओं के बीच मुक्त ऊर्जा का अंतर होता है। चौथा अंतर इसका मापन वायुमंडल से होता है डीपीडी का, जबकि वाटर पोटेंशियल का मात्रक बार्स में होता है, ये बार्स के अंतर्गत होता है। पांचवा अंतर जल की गति की दिशा निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी पर की ओर होती है, जबकि वाटर पोटेंशियल उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जल गति करता है। डीपीडी
इजिकल टू OP माइनस TP होता है, जबकि वाटर पोटेंशियल इजिकल टू साई M प्लस साई S प्लस साई P के द्वारा हम जो है जल विभव ज्ञात कर सकते हैं।